अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले आस्था के सैलाब की। नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर पर मत्था टेका। भक्तों का ऐसा ही सैलाब उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी नजर आया। बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। यह आंकड़ा नए साल पर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आंकड़ा है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचने से प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था मौनी साबित हुई। नए साल के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भस्म आरती देखने के लिए लगा शिव भक्तों का तांता। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां नए साल के मौके पर इतनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे कि महाकाल मंदिर का हर कोना शिव भक्तों से खचाखच भर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई नए साल के मौके पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने और बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए देश के कोने कोने से इस शिवधाम में पहुंचा। पिछले 9 वर्ष से हर 1 जनवरी को महाकाल बाबा की भस्म आरती में आता हूँ और महाकाल बाबा की वजह से पुलिस की नौकरी मिली थी और इन्हीं का आशीर्वाद है। 9 साल हो गए, हर साल मेरा अच्छा और उससे और अच्छा जाता है। 1 जनवरी को इसलिए बाबा के चरणों में आके और शीश झुकाता हूँ। नए वर्ष में यही मनोकामना है कि जैसे ही पुराना साल अच्छा गया और आने वाला साल भी अच्छा जाए। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वापस जाके घर पे, तो इसलिए हम लोग हर साल आते हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती में मैं निरंतर न्यूतन वर्ष में आता रहता हूँ और पिछले वर्षों में जो कोविड काल रहा उस समय में नहीं आए, लेकिन बाबा के यहाँ पर आकर एक अलग अनुभूति महसूस होती है और बाबा के यहाँ पर आप देख ही रहे कैसा हर्ष और उल्लास है। बाबा की भक्ति में सब लोग रंग गए हैं और नया साल सभी के जीवन में मंगलमय रहे। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे। तय वक्त पर सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले, जिसके बाद मंदिर के पुजारियों ने दूध, दही, शहद, फलों के रस से बाबा महाकाल का अभिषेक किया। फिर भांग से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और इसके बाद वो मौका आया जिसका इंतजार मंदिर में मौजूद हर शिव भक्त को था। शंख, मंजीरों और डमरू की आवाज के बीच जैसे ही भस्म आरती शुरू हुई, पूरा मंदिर बाबा महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। कड़ाके की ठंड के बावजूद शिव भक्तों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। भगवान के पंचरुद्र वेद मंत्र के द्वारा भगवान की महा आरती, शिव पंचायतन की आरती होती है। गणपति जी, कार्तिक स्वामी, पार्वती माता, नंदीगण महाराज, भोलेनाथ महाकाल, शिव पंचानन परिवार श्रेष्ठ है, तो उनकी आरती होती है। हमारी एक आरती भस्म आरती में गाई जाती है कि दर्शन मात्रे मान, स्मरण मात्रे मान, कामना पूर्ति। भगवान भोलेनाथ महाकाल के दर्शन करने भर से, स्मरण मात्र करने से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए तो यहाँ भगवान के दरबार में भक्तजन रात दिन टूट रहे हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा महाकाल के स्तर पर वैसे तो साल के 365 दिन भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर जब से महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के लोकार्पण हुआ है, इस देवधाम में पहुंचने वाले शिव भक्तों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि साल के पहले ही दिन करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। यह आंकड़ा नए साल पर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वीकडेज में 1-1.5 लाख के ऊपर हो रहे हैं, वीकेंड में 2-2.5 लाख लोगों के ऊपर हो रहे हैं। अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि आप आज सुबह से देखें, भस्म आरती की जो चलित भस्म आरती होती है उसमें जो संख्या थी वो रोज की तुलना के लगभग 8-10 गुना ज्यादा है
तो अनुमान लगाया सकता है कि जब वीकेंड पर हमारे 2-2.5 लाख लोग तो पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज 5-6 लाख के ऊपर होने की संभावना है। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत करने आने वाले श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने सिंहस्थ मेले की यादें ताजा कर दी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पार्किंग में पैर रखने की जगह नहीं मिली। हालात इस कदर हो गए कि प्रशासन की ओर से किए इंतजाम भी बौने साबित पड़ गए। ये पहला मौका है जब महाकालेश्वर मंदिर समिति को प्रोटोकॉल व्यवस्था बंद रखनी पड़ी थी। और कि आज हमने जो एक्चुअल प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से बंद रखा हुआ है। बीते 2 साल कोरोना महामारी की पाबंदियों के कारण लोगों ने बंदिशों के बीच जैसे तैसे नए साल का जश्न मनाया था, लेकिन इस बार पाबंदियों की बंदिश नहीं थी। लिहाजा देश तमाम धार्मिक स्थलों, चाहे महाकाल मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी धाम या फिर शिरडी साईं बाबा का मंदिर, भक्तों ने नए साल की शुरुआत ईश्वर के भक्ति और आराधना से की। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की नगरी के बाद अब आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वहां भी नए साल के मौके पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से भक्त पहुंचे। बताया जा रहा है कि साल के पहले ही दिन करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। भक्तों के बाबा के धाम पहुंचने का यह सिलसिला लगातार जारी है। देखिए मेरे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत हो और ऐसा हो नहीं सकता कि धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में लोग अपने आराध्य बाबा काशी विश्वनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दर्शन किए बगैर रह सकते हैं। न केवल काशी बल्कि पूरे देश के कोने कोने से इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है और 5.5 लाख भक्तों से ज्यादा यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग लगातार दर्शन करते चले जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आए हुए हैं, जो देश के कोने कोने से यहाँ पर सिर्फ एक मकसद, एक उद्देश्य के साथ आए हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो कर सकें। और दूसरे प्रांतों से भी लोग दर्शन करके आए हुए। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम केरला से। केरला से। केरला से? कनाडा से आप आए हैं। तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं, करना है अभी दर्शन करने जा रहे हैं। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हुआ आज? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बिल्कुल फील आ रहा है कि यहाँ पत्थर आए हुए हैं। तो स्पेशली नए साल पे, न्यू ईयर पे ही यहाँ दर्शन का प्लान बना था? हाँ जी, बनारस आए ना, तो वहाँ पे सारे मंदिर घूमेंगे तो दर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रिकॉर्ड जो पिछले बार का बना हुआ था उसको ध्वस्त करते हुए नए रिकॉर्ड को कायम करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है और 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन काशी विश्वनाथ के दरबार में कर चुके हैं। और अब आपको लिए चलते हैं शिरडी साईं बाबा के दर पर। वहां भी नए साल के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस खास मौके पर की गई मंदिर की खास सजावट लोगों का मन मोह रही है। मंदिर में साईं के भजन हो रहे हैं, भक्त साईं को दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। साईं बाबा के दरबार में बेंगलुरु से आई एक भक्त ने बाबा को ऐसा मुकुट अर्पित किया जो खालिस सोने से बना है। 980 ग्राम सोने से बने इस मुकुट की कीमत है 46,70,000 रुपए। हम कोई देने वाले नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। मेरे पास शब्द नहीं है, बस आंसू आते रहते हैं, बस उतना ही कहना है। नहीं, ऐसी आस हुई थी मन में और डिजाइनिंग मैंने किया था और जब हम गोल्ड मेल्ट कर रहे थे तब वो गोल्ड जब हम मेल्ट कर रहे थे वो आकार मुकुट के आकार में आया है, तो इसलिए वो बहुत खुशी की बात है। वो एक चमत्कार ही है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पति का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर राह पे, तो थैंक यू और बाबा को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छी और सच्ची खबरों में बढ़ते आगे, रुक करते हैं तीर्थराज प्रयागराज का।
जहां हर साल होने वाले माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस साल ये मेला 6 जनवरी को शुरू होने वाला है, जबकि करीब 1.5 महीने बाद 18 फरवरी 2023 को इसका समापन होगा। प्रयागराज में लगने वाले इस माघ मेले का बहुत ज्यादा महत्व है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से संगम के तट पर पहुंचते हैं, कल्पवास करते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला भी माना जाता है, जिसकी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। और इस बार का ये माघ मेला इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि राज्य सरकार ने 2025 के महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत प्रशासन माघ मेले को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। माघ मेले के लिए सज चुकी है संगम नगरी। त्रिवेणी के तट पर जुटने लगे हैं साधु संत। तीर्थराज प्रयाग में 6 जनवरी से कल्पवासियों का मेला लगने वाला है और इसमें साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का माघ मेला कितना भव्य और दिव्य होने वाला है। प्रशासन की ओर से इस माघ मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे कल्पवासियों के लिए टेंट लगाने हो या फिर साधु संतों के लिए आश्रम या फिर सुरक्षा के इंतजाम हो। ये तस्वीरें प्रशासन की इन्हीं तैयारियों को बताने के लिए काफी हैं। यहाँ पर साधु संतों का आना शुरू हो गया है, उनके जो आश्रम है वो बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कल्पवास करने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर पुख्ता कर ली गई है। पुलिस व्यवस्था और पुलिस की जो यहाँ पर मीटिंग है वो शुरू हो गई है। तमाम तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। माघ मेले में 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, 14 और 15 को मकर संक्रांति का स्नान, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या और 26 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। तो वहीं 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद इसका समापन होगा। स्नान की इन प्रमुख तिथियों पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत जुटेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अभी से ही अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया है। मेले में जो सामान्यतः कार्य होते हैं, पीडब्ल्यूडी का होता है जो पांटून पुल बनाता है। पूरे मेले में लगभग 150 किलोमीटर की चक्कर परेड लगती है, जिससे कि आवागमन के रास्ते बनते हैं। वो सारा कार्य पूरा हो गया है हमारी। और इसके अलावा जल निगम है जो मेले में पूरे मेले को जल आपूर्ति करता है तथा सीवेज की व्यवस्था देखता है, वो भी कार्य पूरे हो गए हैं। बिजली विभाग है जो यूपीपीसीएल जो हमारी कार्यदायी संस्था, उसके माध्यम से पूरे मेले में हम लोग बिजली की व्यवस्था करते हैं। आप देखते होंगे कि पूरे मेले में हर चप्पे चप्पे में बिजली जल रही है और रात को जो दृश्य होता है काफी मनमोहक होता है। इस साल के माघ मेले को राज्य सरकार जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित कर रही है, ताकि इस बार के माघ मेले की तैयारियों से सबक लेकर 2025 के महाकुंभ का भव्य और सफल आयोजन किया जा सके। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक इस बार करीब 700 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में माघ मेला बसाया जाएगा, जिसमें हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डेप्यूटी एसपी की तैनाती होगी। पूरे मेला क्षेत्र में 10 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर तैनात कर्मचारियों को मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों को गाइड करने की जिम्मेदारी होगी। मेला क्षेत्र के आसपास की बिल्डिंग पर लाइटिंग कराई जा रही है ताकि रात के वक्त भव्य नजारा दिखे। आने जाने के लिए 5 पंटून ब्रिज भी बनाए गए हैं, जबकि महामारी के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम गठित की गई है। साथ ही मेले के सभी 16 एंट्री गेटों पर कोरोना जांच की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, इस बार के माघ मेले में पहली बार कुंभ मेले की तर्ज पर अरेल क्षेत्र में 20 टेंट की एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेगी। जो श्रद्धालु और पर्यटक संगम के तट पर रहना चाहते हैं, वो इसमें रह सकेंगे। इस बार मेले में हम लोगों ने 5 पांटून ब्रिज बनाए हैं जो कि बन चुके हैं, 5 रनिंग कंडीशन में है। और चूंकि मेला बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो प्रयास करेंगे कि भविष्य में एक पांटून पुल की और हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक विशेष चीज बताना मैं चाहूँगा कि हम लोगों ने एक यहाँ पे टेंट सिटी बसाई है कि जो बाहर के सैलानी लोग आते हैं, चाहे ऐसे लोग आते हैं जिनको माँ गंगा किनारे या संगम के किनारे रुकने की आस्था होती है, तो उनके लिए हम लोगों ने VIP एक टेंट सिटी बसाई है जो कि 20 टेंट लगेंगे। वहाँ पे सारी फैसिलिटी होगी, तो अरल साइड में हम लोग बसा रखे हैं।
माघ मेले को गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर त्याग, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी माघ मेले के दौरान कल्पवास का पालन करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से उसे आजादी मिलती है। और यही वजह है कि लोग देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ हर साल होने वाले इस माघ मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको संतों की जबानी बताते हैं कि इस माघ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाले विधुर्गले चिगर्लम यस्योर शिव्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः शर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः सचिनिवः श्री शंकरः पातु मां। तीर्थराज प्रयाग की देवभूमि पर समस्त देवी देवता पौष पूर्णिमा के बाद यहाँ पधारने लगते हैं। इसलिए माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल वेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। यह समस्त देवताओं की भूमि है, सारे तीर्थों की भूमि है, महाराजाधिराज तीर्थराज प्रयाग की भूमि है, जहाँ कलवास करने वाले लोगों की कल्याण भी होता है, उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पितृपक्ष की जो पूर्णिमा है उसी दिन से यह संकल्प प्रारंभ होगा। पहले पितरों को तर्पण होगा, संकल्प के साथ अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। अपनी अपनी कामनाओं के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ होगा। कलवासी मोक्ष के लिए, धनार्थी धन के लिए, पुत्रार्थी पुत्र के लिए, विद्यार्थी विद्या के लिए और मोक्षार्थी मोक्ष के लिए अनुष्ठान करेंगे। और जब माघ मेले का आयोजन इतना बड़ा है तो फिर इसमें आने वाले लोगों की सुरक्षा भी बहुत अहम हो जाती है। खबर है कि करीब 6000 पुलिस वाले दिन रात माघ मेले की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम होने वाले हैं, देखिए हमारे सहयोगी ने पुलिस के अधिकारी से बात की। 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और हजारों श्रद्धालु इस माघ मेले में आएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे साथ एसपी मेला मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था रहेगी और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है। माघ मेला 2023 हमारा 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए कई स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एक तो जो जनपद के बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी सामंजस्य करके वहाँ भी मीटिंग करके सबको कहा गया है। हमारे सीपी सर ने और आयुक्त महोदय ने मीटिंग करके सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें यातायात प्रबंधन और यात्रियों के विशेष जो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक शहर प्रयागराज की बात है, यहाँ पर सीपी सर के निर्देशन में यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण आदि की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा विशेष रूप से है, यहाँ पर हमने जो ट्रैफिक पुलिस का है उसके लिए पार्किंग स्थल, जो हमारा आवागमन के पुल हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल, और जो हमारे यहाँ मंदिर हैं, संगम नोज है और महावीर जी हैं, नागवासुकी जी हैं, इन सब में पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। लगभग 6000 जवान हमारे यहाँ लगेंगे, सारे सिविल पुलिस और पीएसी, इसके अलावा गार्ड और जो पीआरडी के जवान हैं ये सभी रहेंगे। विशेषकर हमारे फायर सर्विस और जल पुलिस, जो हमारे जो अन्य शाखाएं हैं, आतंकवादी निरोधक दस्ता, एलआईयू शाखा, ये सब भी मेला के दौरान विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। अब तक हमने 13 थाने बनाए हैं, जिसमें सबकी पोस्टिंग कर दी गई है। 36 चौकियां बनी हैं, 2 चौकियां हम और बना रहे हैं जिस पर भी पोस्टिंग हो रही है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। हमारे फायर स्टेशन भी 16 बन गए हैं और भी कुछ सचल भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हमने कराई है यहाँ पर। अच्छा, हम बात करें तो सीसीटीवी की, तो कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं और किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक व्यवस्था का, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, और ट्रैफिक किस तरह संभालने के लिए कितने तैनात किए गए हैं? ये जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण से हमारे कुछ जो कैमरे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं मेला क्षेत्र में, जिसके लिए जिला प्रशासन से मदद ली जा रही है। करीब 125 कैमरे हमारे और बढ़ेंगे जो मेला क्षेत्र और शहर के अन्य भागों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ तक बात ट्रैफिक पुलिस की आती है, हमारा मेला क्षेत्र के अंतर्गत 6 पार्किंग बनाई गई हैं।
हम संगम नोज और जो महावीर जी हैं, इसको विशेष पर्व के दिन यहाँ पर हम कोई ट्रैफिक नहीं आने देंगे। बाकी जो हमारा परेड ग्राउंड है वहाँ पर ट्रैफिक का रहेगा। बाकी जिला स्तर के लिए नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक साहब बनाए गए हैं जो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था देखेंगे और रेलवे पुलिस तथा बाहरी जनपद के जो जिला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक, उनसे भी संपर्क करके इसमें कार्रवाई करेंगे। हर साल होने वाले इस माघ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इन श्रद्धालुओं को स्नान, आचमन और पूजा पाठ के लिए संगम का पवित्र जल मिल सके, इसके लिए इंतजाम कैसे हैं, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने माघ मेले की कमान संभाल रहे अधिकारी पंकज सिंह चौहान से बात की। हजारों श्रद्धालु माघ मेले में स्नान के लिए दूर दराज से आते हैं, तो उनको शुद्ध जल मिले उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो जल होता है वो हमेशा शुद्ध रहता है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि किसी तरह की इसमें अशुद्धि न हो। तो हमारे पास इरिगेशन विभाग है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी डेली सैंपलिंग होती है। ये कहा जाए कि हम लोग दिन में 2 बार सैंपलिंग करते हैं, एक सुबह और एक शाम को, कि किसी तरह की अशुद्धि न पाई जाए उसमें। और सामान्यतः किसी तरह की अशुद्धि नहीं होती है। यदि कोई अशुद्धि होती है तो उसके लिए हम लोग उपाय भी करते हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगा दी है। कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लागू किया। नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, यह आर्थिक फैसला था जिसे पलटा नहीं जा सकता। Even if the board of the bank concurs with the proposal of the central government. In the result, the writ petitions, special leave petitions and transfer petitions are disposed of in the aforesaid terms. All pending applications accordingly stand disposed. नोटबंदी के विरोध में सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। नए साल पर केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। नोटबंदी के विरोध में दायर की गई सभी याचिकाओं को देश की सुप्रीम अदालत ने खारिज कर दिया। 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजे पूरे देश के लिए फैसला सुनाया। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोटबंदी के इस फैसले के बाद रातों रात 500 और 1000 के नोटों को बाजार से अलविदा कह दिया गया। हालांकि नोटबंदी के इस बड़े फैसले के बाद देश ने काफी कुछ देखा। वक्त के साथ हालात सामान्य हुए और इस दौरान नोटबंदी को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन अब इन सभी सवालों पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है और मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। In the result, the writ petitions, special leave petitions and transfer petitions are disposed of in the aforesaid terms. All pending applications accordingly stand disposed. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को 4-1 के बहुमत से क्लीन चिट दे दी। सरकार की नोटबंदी की नीति, नियत और प्रक्रिया, इन सभी उठाए गए सवालों पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में 6 ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया सही है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि एक जज ने नोटबंदी की प्रक्रिया को गलत ठहराया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। 5 जजों की बेंच में जस्टिस वी सुब्रमण्यम, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस VV नागरत्ना शामिल रही और बेंच ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार के फैसले में कुछ भी गलत नहीं था। नोटबंदी का फैसला बरकरार रखा जाता है। नोटबंदी की प्रक्रिया पर सवाल नहीं है। फैसला लेने के दौरान सारी प्रक्रिया का पालन किया गया था। ये फैसला सरकार और आरबीआई ने मिलकर किया था। ये सरकार का मनमाना फैसला नहीं था और आर्थिक फैसले बदले नहीं जा सकते। 4 जजों के बहुमत के फैसले पर थोड़े से सवाल उठाए गए हैं।
हालांकि वो भी ये मानती हैं, उन्होंने भी ये माना है जस्टिस नागरत्ना ने कि सरकार के पास नोटबंदी का यानी अधिकार है, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संपर्क और सलाह के साथ। लेकिन सरकार की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में मनी बिल के बजाय इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी और संसद के जरिए ये नोटबंदी का बिल पास होना चाहिए। नोटबंदी के फैसले के बाद देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में नोटबंदी के विरोध में 58 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) के गलत इस्तेमाल का दावा किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। और ये फैसला देश हित में है और एक देश हित में किए गए फैसले को कोर्ट ने सही माना है। सुप्रीम फैसले के बाद साफ है कि नोटबंदी सरकार का बिना सोचा समझा कदम नहीं था, बल्कि काले धन को खत्म करने और आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए लिया गया अहम फैसला था, जिसे केंद्र सरकार और आरबीआई ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके ही लिया था। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2016 में विवेक शर्मा ने सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी, जिसके बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गई। शुरुआत में इससे जुड़ी 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन का फैसला किया गया, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। हालांकि उस समय के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की थी। इसकी वजह है 6 साल पहले यानी कि 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 15.52 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए थे, जिसके बाद नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बाहर आया। और इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार का दावा था कि नोटबंदी बिना सोचे समझे नहीं की गई है, यानी ये सोच समझ कर लिया गया कदम था। आर्थिक नीति का ये एक हिस्सा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने इस फैसले के साथ आए तो उन्होंने नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे, जिसमें केंद्र सरकार का सबसे पहला मकसद देश में काले धन को खत्म करना था। दूसरा मकसद था देश को कैशलेस बनाना। तीसरा मकसद था नकली नोटों के जाल को खत्म करना। चौथा बड़ा मकसद बड़े नोटों को खत्म करना था ताकि लोग काला धन जमा न कर सके। और नोटबंदी के लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद आतंकियों और नक्सलियों पर नकेल कसना था, यानी कि टेरर फंडिंग की कमर को तोड़ना था। इन मुद्दों के कारण प्रधानमंत्री ने देश के सामने नोटबंदी का बड़ा फैसला सुनाया, जिसका देश के कई सेक्टर्स में फायदा भी देखा गया। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों ने कैश का इस्तेमाल करना कम कर दिया, जिसकी वजह से करेंसी का सर्कुलेशन भी काफी कम हो गया। हाल ही में करेंसी सर्कुलेशन पर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2016 में करेंसी का सर्कुलेशन 88% था, जो कि 2022 में घटकर 20% हो गया। जाहिर है कि देश को नोटबंदी के फैसले से कई फायदे हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में किन मुद्दों पर नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगी, विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा के पास चलते हैं। अब सरकार को जब क्लीन चिट मिल चुकी है तो एक बार फिर हम इतिहास की ओर जाते हैं और देखते हैं, जैसे ही नोटबंदी हुई उसके अगले हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का आना शुरू हो गया नोटबंदी को चुनौती देते हुए। कई साल याचिकाएं ठंडे बस्ते में रही और फिर 2022 में इन याचिकाओं पर विचार शुरू हुआ। संविधान पीठ बनी और संविधान पीठ ने इस पर बातचीत की। संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि ये नोटबंदी की प्रक्रिया असंवैधानिक है। उन्होंने आरबीआई एक्ट का हवाला दिया। आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत सरकार की नीति, प्रक्रिया और नियत इन सबको चुनौती दी और ये कहा कि इस प्रक्रिया का उल्लंघन करके लागू किए गए इस फैसले से मनी बिल की तरह इसको लागू किया गया है। ऐसे में ये कहा गया कि इससे न केवल जो सरकार के दावे थे, जो सरकार के सपने थे, जो सरकार की दलीलें थी, उनका न केवल नुकसान हुआ बल्कि आम आदमियों के
जो बुनियादी अधिकार हैं उस पर भी असर पड़ा है। जहां तक फैसले की बात है, फैसले में ये माना गया कि हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके मुताबिक भी सरकार का ये अधिकार है कि सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सलाह के बाद, और इसका पालन किया गया है। फैसले में एक अहम पंक्ति जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि रिकॉर्ड में हमने देखा है और हमने पाया है कि इसमें इस नीति का किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा कि सरकार के पास बेशक ये अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल की प्रक्रिया वो उस पर उन्होंने असहमति जताई है। और इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने इस पर अपनी बात ये कहते हुए विरोध किया है कि जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिनके जवाब नहीं मिले। याचिकाकर्ता से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 4 जनवरी को इस पीठ के अगवा जस्टिस एस.ए. नजीर रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा 2 तारीख को यह फैसला आया है। और इस फैसले के साथ ही याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा का ये कहना है कि चूंकि नोटबंदी और उसका असर तो पीछे छूट गया है, लेकिन जो सवाल इससे पैदा हुए थे उन सवालों के जवाब इस फैसले ने दिए हैं। इन लोगों के पास पुराने नोट हैं और वो बदल करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने 52 दिनों का समय दिया था नोट बदलने के लिए। और इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा कि ये सवाल जिसमें ये कहा गया कि जिनके पास पुराने नोट अभी भी हैं वो उसका बदल कैसे करें, तो इसके लिए कोर्ट ने चीफ जस्टिस के पास ये मैटर भेज दिया है और ये कहा है कि चीफ जस्टिस इस पर एक समुचित पीठ का गठन कर दें और पीठ इस मामले को सुनेगी। कैमरामैन अश्विन एनएल के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए, दिल्ली से। बात NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ की। मोदी सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिए जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार पूरे 1 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज यानी गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। मोदी सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज वितरण की ये योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, जिससे PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आने वाले 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। NFSA के तहत मुफ्त अनाज वितरण का ये फैसला कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के बाद किया गया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज देने के इस फैसले पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार ही उठाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किए गए इस फैसले के मायने क्या हैं, मेरे सहयोगी आशुतोष बता रहे हैं। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और नया साल बहुतों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आया है, लेकिन हिंदुस्तान में लगभग 81 करोड़ 35 लाख गरीबों के लिए एक नई सौगात लेकर के आया है। हुआ ये है, दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत देश में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को, लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत जो राशन मिलता था अब उसकी कीमतों को 0 कह दिया गया। एक नया नोटिफिकेशन जारी करते ही यानी 1 से 3 रुपए प्रति किलो जिस अनाज के लिए लोगों को देना पड़ता था अब उसे शुल्क जो है वो 0 कर दिया गया है। यानी इसका सीधा मतलब ये समझिए कि अब 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक देश के 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को अब जो राशन है वो मुफ्त मिलेगा। उसके लिए अब उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो फूड कॉरपोरेशन है उसने अपने तमाम महाप्रबंधकों को कहा है कि हर दिन कम से कम अपने अपने इलाके में 3 जो राशन की दुकानें हैं वहां जाइए, दौरा कीजिए, अपनी रिपोर्ट बना करके दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रबंधन पर निर्भर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है राहत होगी उन लोगों के लिए। लेकिन इसके बदले में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ का इतना पैसा वो खर्च करेगी एक तरह से सब्सिडी पर। अब जाहिर है 81 करोड़ से ज्यादा की आबादी को ये राशन मिलना है और जो 1 रुपए से 3 रुपए तक देते थे वो नहीं देना है, तो उस पर केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ का खर्चा वहन करेगी। और बात क्रिकेट के उस कैच की जो 2 दिन से सुर्खियों में है, या हम यूं कहें कि विवादों में है। जिस कैच पर अंपायर की तरफ से आउट देने पर विवाद खड़ा हो गया, अंपायर के इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। क्रिकेट से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बाउंड्री के बाहर जाने के बाद इस तरह के कैच को लीगल नहीं माना जाना चाहिए, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए नियम बनाने वाले मेरिलमोन क्रिकेट क्लब के रूल्स का हवाला दे रहे हैं। साल 1787 में
अस्तित्व में आया एमसीसी पिछले 236 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े नियम बनाता है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नियमों का ही हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए गए इस कैच को सही करार दिया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के अनोखे कैच पर आईसीसी का नियम क्या कहता है, खेलों की रिपोर्टिंग से जुड़े मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव से समझते हैं। क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसे शॉट्स या फिर ऐसे कैच देखने को मिलते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक शॉट और या फिर हम कहें ऐसा ही एक कैच कल हमें सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के जो है मुकाबले में देखने को मिला, जहां पर बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क ने एक डीप एक्स्ट्रा कवर में एक ऊंचा शॉट खेला और नीचे जो फील्डर थे माइकल नेसर, उन्होंने उस कैच को पकड़ने के लिए हर वो जुगत लगाई जो शायद अब चर्चा का विषय है। बेसिकली हुआ क्या कि इस शॉट के ऊपर जब माइकल नेसर ने उस कैच को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पहले बाउंड्री के अंदर में उसको पकड़ा, उसको जब लगा उनको कि उनका पेस थोड़ा सा ज्यादा है, वो बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं, उस बॉल को उन्होंने उछाल दिया, वो बाउंड्री के बाहर गए, वहां पर जमीन पे टच होने से पहले उन्होंने दोबारा से बॉल को उछाला और तीसरे एफर्ट में वो बाउंड्री के अंदर की तरफ आए और उस कैच को पकड़ लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंपायर ने जॉर्डन सिल्क को आउट दिया और सिडनी सिक्सर्स ये मुकाबले को हार गई। लेकिन इस कैच के साथ ही तमाम जो है बातें शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये आईसीसी नियमों के आधिकारिक तौर पर ये कैच लिया गया था। तो आइए जानते हैं कि आईसीसी का नियम क्या है, कैच का जो नियम है आईसीसी का वो क्या है। सो बेसिकली आपको कोई भी खिलाड़ी जब वो कैच करता है तो उसके शरीर का कोई भी हिस्सा जो है वो बाउंड्री के बाहर अगर है तो वो टच नहीं होना चाहिए और वो हवा में रहना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर जब थर्ड अंपायर के लिए रिव्यू जाता है तो हम देखते हैं कि क्या जो गेंद है वो जो है जमीन पे तो नहीं टच हो गई है। अगर शरीर का कोई हिस्सा है, फॉर एग्जांपल अगर बाउंड्री के अंदर ग्राउंड में कहीं पे भी जब कैच लपका जाता है तो ये गेंद जो है इस हाथ के अंदर में होनी चाहिए, भले ही जमीन के ऊपर में आपका ये हिस्सा है, वो कैच माना जाता है, वो आईसीसी के नियमों के अंदर में आता है। अब दूसरा जो ये जो कैच है, यहां पर हुआ क्या कि माइकल नेसर जो है उन्होंने बाउंड्री के अंदर पहले उस कैच को हल्का सा हाथ में लिया, फिर उछाल दिया क्योंकि उनको लग रहा था वो बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाकर जमीन पर लैंड होने से पहले उन्होंने दोबारा बॉल को उछाला, यानी कि वो हवा में थे, गेंद भी हवा में थी, और तीसरा एफर्ट में जब हवा में ही गेंद थी वो चलकर अंदर आए और उसके बाद उन्होंने उस कैच को लपक लिया। यानी कि जब वो कैच पूरी तरीके से आप कहेंगे पूरा हुआ, उस वक्त वो बाउंड्री के अंदर थे जब उनका पैर जमीन पर था और हाथ पे उनके गेंद थी। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि बाउंड्री के बाहर जाकर उन्होंने जमीन को टच किया हो और उस वक्त हाथ में उनके गेंद हो, ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं था। और यही सब कुछ देखते हुए आईसीसी के नियमों के अंतर्गत ये अंपायर ने इस कैच को वैलिड करार दिया और जो बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क थे उनको पवेलियन जाना पड़ा। यानी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट टीम के माइकल नेसर ने कैच लेते वक्त एमसीसी की तरफ से आईसीसी के लिए बनाए गए इस नियम का पालन किया है। पहली बार बॉल को छूते समय भी नेसर बाउंड्री के अंदर थे और कैच पूरा करते वक्त वो बाउंड्री के अंदर ही थे। इस बीच वो बाउंड्री के बाहर भी गए, लेकिन वहां उन्होंने खड़े होकर बॉल को नहीं छुआ, बल्कि हवा में उछालकर बॉल को ग्राउंड के अंदर फेंका था। और इसी वजह से अंपायर की तरफ से सिडनी सिक्सर्स टीम के बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क आउट करार दिए गए। 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के मैथ्यू रेंचो ने कैच पर उनके विवाद शुरू हुआ था। हीट के बॉलर बैन कटिंग की बॉल पर हैरिंगटन्स के मैथ्यू वेंट ने स्लॉग शॉट खेला था। बॉल डीप मिड विकेट पर गई थी, जहां मैथ्यू रेंचो ने बाउंड्री के बाहर से हवा में उछालकर बॉल को साथी फील्डर टॉम बैटन को दिया था। बैटन ने बाउंड्री के अंदर कैच पूरा किया और वे 61 रन के ही स्कोर पर आउट हो गए थे, जिसके बाद रेंचो के कैच पर विवाद हुआ था। तब आईसीसी के नियमों का ही हवाला दिया गया था। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।